इस लेक्चर में हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर है वर्क एनर्जी, वो स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आपको दिखेगा एनसीईआरटी में या यहाँ दिख रहा है वर्क एनर्जी, और लास्ट में हम लोग इसमें पावर भी पढ़ते हैं। तो पहले जो चैप्टर है वो देखते हैं वर्क एनर्जी, और हम इसी में ऐड कर देते हैं एंड पावर। तो हम ये कोशिश करते हैं कि इस लेक्चर में हम इस पे फोकस करें और इसको यहीं पे देख लें कि वर्क क्या होता है और कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क जितना आपकी क्लास के लिए ज़रूरत है। पहले से हमारा वीडियो है इस चैप्टर का जो कि क्लास 11th के अकॉर्डिंग है, उसमें थोड़ा एडवांस है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट ये जो वीडियो है क्लास 9th के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, परफेक्ट होगा। चाहे आप कहीं से भी क्वेश्चन करिए, चाहे रेफरेंस बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, अदरवाइज कहीं से भी करिए। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा वर्क, कि वर्क क्या होता है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे, ये अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर हमने किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ गया, इट मीन्स कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो हम बोलते हैं कि हमने कुछ काम किया है। ओके, तो हमारे एनसीईआरटी में थियोरेटिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है कि इफ़ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन बॉडी देन इट इज़ सेड टू बी वर्क डन। हमने वर्क किया, जिसे अब आगे देखो मैथमेटिकली हम क्या देखेंगे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमने वर्क किया है। अब मैथमेटिकली क्या कहेंगे, क्योंकि मैथ के बिना तो ये चलती नहीं है, ये साइंस और फिजिक्स है। मैथमेटिकली वर्क डन, जो कि हमारा है वर्क डन, और इसी को हम क्या कहेंगे, वर्क डन, या इसी को हम वर्क कहें तो क्या होता है। मैथमेटिकली बिना मैथ के कुछ नहीं होता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is known as work done। ओके, अगर आप लिखना चाहेंगे तो बोलेंगे कि सर वी विल राइट वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे। नोटेशन की बात करें तो हम वर्क डन को W से और फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S लिखो या D लिखो, आपको जो लिखना है वो लिखो। ओके, हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, अब ये एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है, पहले पढ़ के आए हो कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो वर्क डन की यूनिट होगी न्यूटन मीटर और इसको बोलेंगे जूल। ओके, वर्क डन की यूनिट न्यूटन मीटर और जूल। तो पहली चीज़ मैथ से ये आई हमारे पास कि अगर हम फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वर्क डन मिलेगा। ओके, अब कोई ये बोल सकता है कि सर हमारा जो फोर्स होता है ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। बोलोगे कि सर आपने डिस्प्लेसमेंट को भी वेक्टर बोला था, या हम भी डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। आप बोलोगे कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, पर हम वर्क के बारे में क्या कहेंगे। तो लल्ला, जो वर्क होता है
वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, अब इसके लिए क्यों होता है, तो हम इसके लिए मैथ का ही हेल्प लेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैथ, फिजिक्स के अंदर मैथ। अब कहोगे कि मैथ के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, तो एक रिप्रेजेंटेशन होता है वर्क डन का वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। फिलहाल आपको ये दिख रहा होगा, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, दैट इज W इक्वल टू F इंटू एस। आपने बोला कि सर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमने बोला ठीक है। आपने बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमने बोला ठीक है। तो सर वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों होगा। अब क्लास 9th में आप या तो मेमोराइज कर लो कि वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, या आगे देखो, आगे देखो क्या होता है। तो हमने बोला आपसे कि इसका एक रिप्रेजेंटेशन है क्या, कि वेक्टर फॉर्म, वर्क डन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। मतलब कि हम वर्क डन को अब वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो क्या होता है, W इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हमको पता है कि फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो चीज़ वेक्टर होती है उसके ऊपर हम एरो बना देते हैं, ठीक है। फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ये डॉट क्या है, डॉट, डॉट, एफ डॉट, और ये एस। हमें पता है कि फोर्स भी होगा वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी होगा वेक्टर क्वांटिटी, और ये हम डॉट दिखा रहे हैं बीच में, डेट इज कि हम एक बार और देखो तो क्या लिखा हमने, तो हमने लिखा एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, ये प्रोडक्ट। अब कहोगे कि सर आपने ये क्यों बोला, तो हमारे वेक्टर में जब हम वेक्टर की स्टडी करते हैं मैथ में या फिजिक्स में, तो उसको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक डॉट प्रोडक्ट, हम जब वेक्टर पढ़ते हैं तो हमारे पास दो मेथड होता है मल्टीप्लाई करने का, क्या क्या, तो एक डॉट प्रोडक्ट और एक हमारा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब बोलोगे कि डॉट प्रोडक्ट मतलब कि एक वेक्टर है A और डॉट B, ठीक है, और इसमें बोलोगे एक वेक्टर है A क्रॉस B, ठीक है। अब देखो, बस आपको इतना ही याद रखना है कि कोई बोले कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, कोई विद्वान पूछ सकता है आपसे कि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, तो आप उन्हें बताओगे कि ड्यू टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हम फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो स्केलर बनता है। आपको डिटेल में नहीं जाना है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। आपको क्या याद रखना है कि वर्क डन स्केलर होता है, तो क्यों होता है, तो ड्यू टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने बोला कि फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो जो आंसर आएगा वो स्केलर आता है, ठीक है। क्या बोला हमने कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो स्केलर आता है। आपको रीज़न जानने की अभी उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखो कि वर्क डन स्केलर होता है। तो कोई बोले थोड़ा सा बताओ कि क्या जानते हो क्यों स्केलर होता है, तो बोलना कि सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसकी वजह से वो स्केलर होता है, ठीक है। और जब अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक न्यू वेक्टर मिलता है, और न्यू वेक्टर मिलने का मतलब कि उसका भी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, लेकिन इसमें स्केलर मिलता है, मीन्स कि एक कांस्टेंट टाइप का कुछ मिलता है। जैसे मैं बोलूं कि मैंने 20 जूल वर्क किया, अब 20 जूल ना इधर किया ना उधर किया, बस मैंने 20 जूल वर्क किया, दैट इज 20 इज मैग्नीट्यूड, ओके, एंड जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। तो हमने बोला कि हमने बस 20 जूल वर्क किया, ना इधर ना उधर, पता नहीं कहाँ किया, लेकिन 20 जूल वर्क किया, तो डॉट प्रोडक्ट हुआ था, जिसकी वजह से वो स्केलर बन गया। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक नया वेक्टर मिलता है, और आपको पता है कि वेक्टर क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखना है क्या, कि वर्क डन क्या होता है, तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके।
कोई विद्वान पूछे कि वर्क डन स्केलर होता है कि वेक्टर, तो सर स्केलर होता है। तो क्यों होता है? तो ड्यू टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट। ये आपके लिए रामबाण है फिलहाल। अब देखो, अब कहानी समझनी है, ठीक है, यहीं से समझनी है, और यहीं से थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हमारा HCB जो HC वर्मा सर की बुक है क्लास 9th की, या जो भी बुक है क्लास 9th की, प्रदीप भी आती है, एस चंद आती है, ABC आती है, जो आती है वहाँ से। अब देखो हम इसको लिखते हैं W = FS cos थीटा, ठीक है। मतलब का है कि ये याद रखना है आपको कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B = AB cos थीटा होता है। अब यहाँ पे A के जगह पे वेक्टर A = है F और वेक्टर B = है S। अब AB के जगह पे FS cos थीटा, लेकिन हम इसको समझेंगे कि ये कैसे आ गया, ठीक है, ये क्यों आ गया, ये हमें समझना है। फिलहाल वर्क डन इन वेक्टर फॉर्म दैट इज W = F डॉट S, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, FS cos थीटा। कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, मैं बस बोला कि एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, उनके बीच डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू होती है AB cos थीटा, ठीक। मैंने बोला कि यहाँ पे इसमें A की जगह F है और B की जगह S है, इट मीन्स डैट कि A की जगह F और B की जगह S पुट कर दो। लेकिन अभी आंसर आएगा कि ये कैसे आ गया, ठीक है, समझने वाली बात है। अब देखो कैसे आएगा। हम बोले कि हमारे पास एक मास m का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे पास एक मास m का ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड पे है, ठीक, ये ग्राउंड पे है, ओके। हमारे पास एक मास m का ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड पे है। अब कोई क्या करता है कि इस पे फोर्स लगाता है, ठीक है। अब वो जो फोर्स लगाया था, वो बंदा या बंदी, उसने फोर्स ऐसे लगा दिया, ये ऐसे फोर्स लगा दिया, ठीक है। पागल होगा, उसको ऐसे लगाना चाहिए था, ऐसे क्यों लगा दिया, ठीक है। यहां से कंसेप्ट आएगा आपका, ओके। एक मास m का ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट पहिए वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। उसमें किसी ने फोर्स लगाया और वो फोर्स टेढ़ा लगा दिया, ठीक है। अब देखो, अब बोलोगे कि सर ये मेरी जो लाइन दिख रही है, ये जो ग्राउंड दिख रहा है, ये हमारा, इसको बोलो हॉरिजेंटल लाइन या बोल लो रिफरेंस लाइन, ठीक है, ठीक। ये जो ग्राउंड वाली लाइन दिख रही है, आप इसको हॉरिजेंटल लाइन बोलो। हॉरिजेंटल डैट इज जो जमीन पे हो, ओके, जो लेटी हुई हो उसको हॉरिजेंटल बोलेंगे। अब आप क्या बताना चाहते हैं? तो हमने बोला कि इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। आपने बोला ठीक है, हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिया इसके पैरेलल। ये अगर A है तो ये B, डैट इज A पैरेलल टू B, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि जिसने फोर्स लगाया था वो इस लाइन के किसी एंगल पे है, ठीक। आप ये देख रहे हो कि जो फोर्स लगाया वो किसी लाइन से, ये बेस बोलो, आप लाइन एंगल पढ़ लिए होगे, आपको पता है कि बेस क्या होता है, ठीक है। तो आपने बोला कि ये जो बेस वाली लाइन दिख रही है ना, वहाँ से ये फोर्स है और ये हमको दिख रहा है कि किसी एंगल पे है, हम इसको बोलते हैं ये थीटा है। क्या है? थीटा, ये थीटा है, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा। आप कुछ भी बोलो, जो नाम रखना है। अब देखो, ये जो फोर्स लगा है, आपको समझाने की पूर्णतः प्रयास करते हैं। ये जो फोर्स लगा है वो कह रहा है कि यहाँ पे इमेजिन करो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। आप इसको ऑब्जेक्ट समझो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर का कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है ये एक ऑब्जेक्ट है, और मैं यहाँ पे इसको धागे से पुल कर रहा हूँ। एक रस्सी ले लिया हूँ या धागा ले लिया हूँ, वो इसको ऐसे बांधा हूँ, ठीक। और ये मतलब क्या है कि आप धागा को ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है।
अब जब मैं ऐसे खींचूंगा तो हो सकता है कि ये ऐसे ऊपर की तरफ उठे। यहाँ से समझो, पहले ये यहाँ था और मैंने इसमें धागा बांध के इसको पुल किया, तो आप ये देखोगे कि ये आगे भी बढ़ेगा और ऊपर भी उठेगा, ऐसे चेंज होता जाएगा ऐसे। ठीक, इट मीन्स डैट कि ये फोर्स ये कह रहा है कि मैं इस मास को आगे भी ले जा सकता हूँ, ऊपर भी ले जा सकता हूँ। इमेजिन करो, ये मास है इसका और मैंने ऐसा फोर्स लगाया, मतलब ये कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये इसकी पोजीशन कहीं ऐसे, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे, कहीं ऐसे चलती जाएगी। इट मीन्स डैट कि ये मास सीढ़ी की तरह चलेगा। जैसे हम छत पे जाते हैं तो जैसे जैसे स्टेयर पे कदम रखते हैं हम ऊपर की तरफ जाते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, वो ऐसा ही हो जाएगा। अब कहोगे कि मतलब ये है कि इस फोर्स के कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट बोले तो पार्ट। इस फोर्स का दो टुकड़ा होगा, एक टुकड़ा इसको आगे ले जाएगा, एक टुकड़ा इसको ऊपर ले जाएगा। ठीक है, इस फोर्स का टुकड़ा होगा जिसे हम कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, इस फोर्स के दो पार्ट होंगे, एक इसको आगे की तरफ ले जाएगा और एक इसको ऊपर ले जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे कि हमको ऊपर नहीं जाना है, हमको आगे की तरफ जाना है। आपने बोला कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिस्प्लेसमेंट किया एस, मान लो ये मास यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये मास कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, एस पे चला गया यहाँ से, पहले यहाँ था अब यहाँ पहुँच गया। ठीक, तो बोलोगे कि सर हम फोर्स इधर लगाए थे एंगल पे जो कि थीटा एंगल पे था और ये इधर कैसे चला गया। तो हम बोले कि इस फोर्स का कंपोनेंट होगा, एक ऐसा फोर्स होगा इसमें जो आगे ले जा रहा होगा और इसी का कुछ फोर्स ऐसा होगा जो ऊपर ले जाएगा। तो हमें ऊपर तो जाना नहीं है। ठीक, आप क्या कहोगे फिर कि हम ये कैसे निकालेंगे फिर। तो देखो ध्यान से समझो बात को, ये देखो ये मास था हमारा और ये फोर्स था। ठीक है, और ये एंगल बना थीटा। अब ये एंगल जिधर से बनता है, ठीक है, ये एंगल जिधर से बनता है हम उसको बोलेंगे बेस। ठीक है, ये एंगल जिधर से बनेगा हम उसको बोलेंगे बेस। अब देखो जिधर बेस है, जिस साइड बेस है आप उधर लिख दो कॉस थीटा। ठीक है, जिस साइड बेस है आप उधर क्या लिखोगे, कॉस थीटा। भूलने का नहीं, बहुत इजी है। बी सी, जिधर बेस है उधर कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर डैट इज 90 डिग्री पे, उस हॉरिजॉन्टल लाइन के उस बेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे आप लिखोगे साइन थीटा। ठीक है, जिधर बेस है उधर कॉस थीटा, जिधर परपेंडिकुलर है उधर क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब हमारा जो बॉडी है किधर जा रहा था, वो रेफरेंस लाइन की तरफ जा रहा था, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे चल रहा था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जमीन पे हो रही थी, हवा में नहीं हो रही थी। ठीक है, अब हमने किसका कॉस लेना है, किसका साइन लेना है, तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी रहेगी उसका, मैं यहाँ पे एरो पे क्या लिखा हूँ, फोर्स, तो यहाँ किसका लेंगे, फोर्स का, यहाँ किसका लेंगे, साइन का। ठीक है, यहाँ पे इस एरो के पास जो लाइन वाली होगी जो थीटा एंगल पे होगी उस पे देखना कि क्या लिखा है, एफ लिखा होगा या आर लिखा होगा या जो लिखा हो, एक्स वाई जेड जो लिखा हो। ठीक है, और ये बेस है तो इधर कॉस थीटा पहले लिख देंगे। आपका इसका कंसेप्ट 10th में समझाया जाता है, हम कंसेप्ट पूरा बता नहीं रहे, हम बस ये चाह रहे हैं कि आपको ये समझ में भी आ जाए, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, अब जिधर बेस होता है उधर कॉस थीटा, तो किसका कॉस थीटा, तो इस एरो के पास जो लिखा होगा, यहाँ एफ लिखा है तो एफ कॉस थीटा, अगर आर लिखा है तो आर कॉस थीटा, अगर एक्स वाई जेड लिखा है तो एक्स वाई जेड कॉस थीटा, कुछ भी जो एरो के पास लिखा रहेगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी लिखी है, वी लिखा है तो वी कॉस थीटा। ठीक है, बस ये समझना था आपको कि
पहले ये देखना है कि एंगल किधर से उठा है, जिधर से उठेगा हम उसको बेस बोलेंगे, और बेस वाले साइड में क्या रखेंगे, कॉस थीटा, और कॉस थीटा किसका, तो जिसकी बात करेगा उसका। ठीक, यहाँ पे एफ का बात किया तो एफ कॉस थीटा, आर का बात करता तो आर कॉस थीटा, टी का बात करता तो टी कॉस थीटा, जिसकी बात करे उसका, श्याम की बात करता तो श्याम कॉस थीटा, राम की बात करता तो राम कॉस थीटा, जिसकी बात करे उसकी कॉस थीटा। ठीक, अब देखो, अब ये वाला रहने देते हैं, ये हटाते हैं, आप समझोगे क्या बताया मैं। ठीक है, ध्यान से वीडियो देखना, और अगर अच्छे से देख लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वर्क की, चाहे जो भी क्वेश्चन करो आप। ओके, तो हमने बोला कि इधर फोर्स है, अभी बोले कि जिसका जिक्र करेगा उसी की बात, तो इधर बेस है। ठीक, तो बेस के साइड सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिख दिए, बेस के साइड कॉस थीटा। किसका कॉस थीटा, तो सर फोर्स का कॉस थीटा, फोर्स का कॉस थीटा लिख दिए। ठीक, यानी कि यहाँ पे बना हमारा फोर्स का साइन थीटा। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें इनसे मतलब है। ठीक है, अब देखो कि हॉरिजेंटल लाइन पे जो रेफरेंस लाइन हमने बनाई थी, जो ग्राउंड पे हम ऑब्जेक्ट को ले जा रहे थे, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उधर फोर्स क्या है, अब फोर्स वो फोर्स नहीं रहा, अब वो फोर्स हो गया है हमारा एफ कॉस थीटा। अब वो सिंगल एफ नहीं है, अब उसके पास कपल आ गया है, एफ कॉस थीटा हो गया है वो। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर तुम एक साइड में जाना चाहते हो तो तुमको एफ नहीं, तुमको एफ कॉस थीटा लेके चलना होगा। तो हम बोले ठीक है, क्या करना है, अब डिस्प्लेसमेंट उधर क्या है, किधर जाना था, एक्स एक्सिस की तरफ जाना था, और एक्स एक्सिस पे वो कितना चला है, एस चला है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस। और बाबा गूगल बाबा ज्ञान.com बोल के गए थे W = होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या आई है, एफ कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट क्या आया है, एस आया है, तो इसी को इन्होंने लिख दिया एफ एस कॉस थीटा, इसी को लिख दिया। ठीक है, इसी को लिख दिया है। ओके, मतलब ये कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर फोर्स एंगल पे है, अगर फोर्स किसी एंगल पे है तो उसका तोड़ना पड़ेगा कि इधर जाने में कितना कंट्रीब्यूट हुआ है और ऊपर जाने में कितना कंट्रीब्यूट होगा। तो हम बोले कि एलोंग बेस, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिधर से एंगल बनता है उधर क्या रखते हैं, बेस, और बेस को क्या देते हैं, कॉस थीटा। क्या देते हैं, कॉस थीटा। और किसका कॉस थीटा, तो जिसका जिक्र होगा, एफ है तो एफ कॉस थीटा, आर है तो आर कॉस थीटा, टी है तो टी कॉस थीटा, राम है तो राम कॉस थीटा, गीता है तो गीता कॉस थीटा, जो हो। ठीक है, समझ गए बात। अब देखो, ध्यान से देखना इस बात को, ये समझ गए, और ये बहुत आसान है। अब ये क्यों हो रहा है, तो हो सकता है हमारे पास कभी कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल दे दे, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं से हमारा एक और कंसेप्ट आएगा अभी। अब एक ड्राइंग देख लो, इसका फिगर जैसे ये है। ठीक, ये एक मास है 20 kg का। ठीक है, ये एक मास है 20 kg का, इसको रामू जो है फोर्स लगा के खींच रहा है, और उसने फोर्स लगा दिया F = 20 न्यूटन। ठीक है, और कितने डिग्री पे लगा दिया, तो मान लो देखो ये बेस है, क्या है, बेस। ठीक, कितने डिग्री पे लगा दिया, तो मान लो 30 डिग्री पे लगा दिया, नहीं मान लो 45 डिग्री पे लगा लिया। ठीक, 45 डिग्री पे उसने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का बेस से। तो बोलोगे सर सबसे पहले बेस है अगर, तो इधर आप दे दीजिए कॉस थीटा। ठीक है, और किसका कॉस थीटा, तो सर एफ का कॉस थीटा। और ये ऑब्जेक्ट मान लो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ चला गया, 20 kg का है और 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर लिया, मतलब कि एस = 2 मीटर। ठीक, तो आपने बोला कि सर एफ 20 दिया है और 45 पे वो लगा रहा है, इसका मतलब कि अगर एंगल है तो उसके दो पार्ट होंगे,
तो आपने बोला कि ये 2 मीटर इधर चल रहा है बेस की तरफ, ठीक। तो हम बोले कि डिस्प्लेसमेंट पता चल गया 2 मीटर। और वो बोले कि आप तो बता रहे थे अभी कि जिधर बेस होता है उधर कॉस थीटा लिख देते हैं, कॉस थीटा लिख दिए। आप तो बता रहे थे कि किसका कॉस थीटा, तो जिसका जिक्र हो उसका कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा, अब एफ की वैल्यू क्या दी है 20 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा मतलब कॉस 45 डिग्री, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो बोलोगे सर वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू नई वाली क्या आई है, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। एफ कॉस थीटा की वैल्यू ये 20 कॉस 45 इंटू 2, ठीक है। आप समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूँ। अब जो ये आपको दिख रहा है ना कॉस थीटा, डेट इज 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, उसकी वैल्यू आपको दी रहेगी। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। क्वेश्चन में आपको उसकी वैल्यू दी रहेगी। तो आप क्या करोगे इसको सॉल्व, 20 इंटू 1/√2 इंटू 2 सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा जूल में, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ऐसे ही हो गया देखते देखते, ठीक है। 45 डिग्री पे जा रहा था, क्या जा रहा था, फोर्स जा रहा था। तो पहले तो बेस की तरफ कॉस थीटा देंगे, दे दिए। तो किसका कॉस थीटा, तो जिसकी बात की उसकी, तो किसकी बात की, फोर्स की, तो एफ कॉस थीटा बेस की तरफ। और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, इधर दिख रहा है ना इधर, तो इधर क्या देंगे डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एस, एफ कॉस थीटा इंटू एस दैट इज इक्वल टू दिस। बात समझने की कोशिश करनी पूरी, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बस इसमें और बता दूं आपको, उसके बाद ये वर्क जो होगा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। आपका ये वर्क कवर हो जाएगा। अब देखो हम पढ़े कि W इक्वल टू एक नया फॉर्मूला बन के आया, क्या आया, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, तो सर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कॉस कैसा आया, तो बोलना सर बेस की तरफ कोस को दे दिए थे, किसका कोस, तो फोर्स का या जिसका देना हो डिस्प्लेसमेंट का जो, ठीक। अब देखो सबसे पहले पूछेगा कि W मैक्सिमम कब होगा, पूछ सकता है वो आपसे कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। तो बोलोगे कि वर्क डन मैक्सिमम तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 डिग्री होगा। वर्क डन मैक्सिमम तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या होगा 0 डिग्री। देखो अगर मैंने फोर्स लगाया इधर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया इधर, तो यहाँ से फोर्स का डायरेक्शन ये, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये, तो आपको दिख रहा है कि दोनों फोर्स और इट मीन्स डैट कि इनके बीच एंगल क्या बना 0 डिग्री, ठीक है, बना। यानी कि दूसरे लैंग्वेज में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है तो वर्क डन मैक्सिमम होता है, ठीक है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है तो वर्क डन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक। अब कहोगे कि आपने तो इसके अकॉर्डिंग बताया, तो ठीक है। अब देखो एफ एस कॉस 0 डिग्री, ओके, इक्वल टू एफ एस 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि W इक्वल टू एफ एस। ये वर्क डन मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम। अगर आपको ज़्यादा काम करना है तो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम रखेंगे, ओके। और सेम रखने का मतलब क्या है कि जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। इट मीन्स डैट कि उनके बीच एंगल कितना बना 0 डिग्री। और फिजिक्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू होगी 1, डैट इज W इक्वल टू एफ एस, ठीक। अब बोलोगे कि वर्क डन मिनिमम कब होगा, वर्क डन मिनिमम कब होगा, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला क्या है कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब क्या है कि वर्क डन मिनिमम तब होगा जब फोर्स के बीच में
और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, जब फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, मतलब कि हमने फोर्स लगाया इधर और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, हमने फोर्स लगाया था उधर और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, तो ये आपका एंगल कितना बना, 180 डिग्री। दूसरी लैंग्वेज में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो हमारा वर्क डन क्या होगा, मिनिमम होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो हमारा वर्क डन क्या होगा, मिनिमम होगा। अब देखो W इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू होगी W इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज एफ एस -1। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, जिसकी वजह से आपको दिख रहा है कि ये जो आएगा निगेटिव आएगा। निगेटिव आने का मतलब कि मिनिमम है। तो वर्क डन मिनिमम तब होता है जब एंगल 180 डिग्री होता है, किसके बीच, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। वर्क डन मिनिमम तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। क्लियर है बात, ध्यान से सुनो। ओके, अब एक बच्चा क्या, वर्क डन 0। ओके, वर्क डन 0। ठीक है, तो वर्क डन 0 तो हम फार्मूला यूज किए कि एफ एस कॉस थीटा होता है वर्क डन का फार्मूला। तो वर्क डन 0 कब होगा, तो हम बोले कि डिस्प्लेसमेंट होना है इधर, बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ है वो जाना चाहती है इधर और हम फोर्स लगा रहे हैं इधर। ठीक, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या बना, 90 डिग्री। कोई जाना चाहता है एक्स एक्सिस पे और उसको वाई एक्सिस पे आप धक्का दे रहे हो जाएगा। तो इनके बीच में एंगल बना हमारा एफ एस कॉस 90 और इसकी वैल्यू होती है एफ एस इंटू 0 इक्वल टू 0। तो वर्क डन 0 तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, यानी कि जिधर जाना है उधर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या क्या पढ़े, सबसे पहले कि वर्क डन तब होता है जब हम फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, सेकेंड कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन, दैट इज W इक्वल टू एफ एस, एफ इंटू एस। फिर हमने पढ़ा कि वर्क डन जो होता है वो स्केलर क्यों होता है, तो वर्क डन स्केलर इसलिए होता है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है क्योंकि वो आपको हायर क्लास में मिलेगा, डैट इज़ 11th-12th में पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे। फिर हम पढ़े कि जब हम किसी एंगल पे फोर्स ले जा रहे थे तो उसके दो कंपोनेंट बन रहे थे, एक ज़मीन पे चलाने वाला, एक हवा में उड़ाने वाला। तो हमको तो ज़मीन पे ही चलना है। ठीक, तो ज़मीन वाले पे हम क्या किए कि सबसे पहले कंपोनेंट लिए, हम बोले कि ये फोर्स है तो इस कितने एंगल पे है, थीटा, किधर से एंगल उठा, तो सर बेस वाले से, तो बेस के साइड क्या देते हैं, कॉस थीटा। किसका कॉस थीटा, जिसका जिक्र होगा, यहाँ पे समथिंग हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे फोर्स लेके चले थे तो फोर्स का कॉस थीटा, और अगर इधर चलना है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर होना चाहिए, यानी कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कंपोनेंट जिसे बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक, फिर हमने पढ़ा कि वर्क डन मैक्सिमम तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री। वर्क डन मिनिमम कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब कि उनके बीच में एंगल बन गया 180 डिग्री। तीसरा हमने पढ़ा कि वर्क डन 0 कब होगा, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, अब एक फार्मूला आपको ये दिखा कि W इक्वल टू एफ एस। ठीक है, अगर ये दोनों में से एक भी गायब हुआ, ये दोनों में से एक भी गायब हुआ ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में से, वर्क डन 0 आएगा। ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, इन दोनों में से एक भी गायब हुआ, वर्क डन 0। ठीक है, एक दूसरे की जान नहीं है, तभी आ सकता है। अब कोई बोल सकता है आपसे कि 1 जूल क्या होता है,
वर्क डन 1 जूल क्या होगा, ठीक। तो देखो W इक्वल टू फोर्स इंटू एस पढ़े, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर, जिसे हम जूल भी बोल रहे हैं। तो अब कोई कहता है कि आपका आंसर W इक्वल टू 1 जूल आ जाए, ठीक है। तो कहोगे कि अगर हम किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो 1 इंटू 1 न्यूटन मीटर जूल। अगर हमने किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का हो गया, तो हम बोलेंगे कि हमने 1 जूल काम किया। ओके, इट मीन्स दैट कि 1 जूल क्या होता है, when 1 Newton of force applied on body and 1 meter displacement takes place, it is known as 1 joule। वर्क में इतने सारे हैं, बस यही है जो है आपके क्लास के लिए, यही है। ध्यान क्या रखना है आपको कि आपको जो न्यूमेरिकल करोगे, आप क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से, और उसमें बस ये पता करोगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन कैसा है। अगर सेम है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, अगर अपोजिट है तो वर्क डन निगेटिव आएगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 आएगा। मीन्स कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे फोकस करना है और उनके बीच के डायरेक्शन पे फोकस करना है, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे फोकस करना है, उनके बीच के डायरेक्शन पे फोकस करना है। और कभी अगर एंगल दे देता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और ध्यान क्या रखना है कि आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर वो एंगल देगा तो उस एंगल की वैल्यू आपको देगा कि कॉस दिस इक्वल टू दिस होता है, ठीक है। अब बोलोगे कि एक चीज़ हम और पढ़े थे सर, हो सकता है ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे जाए। अब जहाँ ऊपर नीचे वाली बात आती है तो ग्रेविटेशन में आप पढ़े थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है तो ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स उसमें जो फोर्स लग जाएगा F इक्वल टू क्या लगेगा, mg, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और अगर हम उसको ऊपर नीचे ले जाने में वर्क डन कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ फोर्स F नहीं रहा, अब वो F mg हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर y एक्सिस पे वर्क डन करोगे तो बोलोगे mg और जो हाइट, जो डिस्टेंस दे s को आप h भी लिख सकते हो, ठीक है। mg s और h भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। दैट इज mgs और mgh, जो व्हाटएवर जो दे वो, मतलब कि हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पे मास देगा, फोर्स नहीं देगा, मास देगा, और मास में आप g से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आएगा, फिर उसी फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बस बाकी यही है, मैं एक न्यूमेरिकल का वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना सारी चीज़ें और समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर यहाँ समझ गए तो 11th में ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा। ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।